स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविता है सरोज स्मृति, बहुत आसान समरी करवाने वाला हूं। पूरे YouTube पर आपको इससे आसान वीडियो शायद ही कहीं मिलेगी। इतनी इजी भाषा में समरी करवाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो @class 12 ESP न्यू ग्रुप, यहाँ आपको सारी PDFs वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको यहाँ मिलते रहेंगे और जो भी वीडियोस के लिंक वगैरह होंगे ना वो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भाई। और कोई क्वेरी है अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एकलव्य स्टडी पॉइंट करके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे आप अपना मैसेज करेंगे। eklavyastudypoint.com वेबसाइट है, आप इसको विजिट जरूर करना। आप सभी के लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे नोट्स, क्विज, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सरोज स्मृति जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा है और ये कविता निराला जी की स्वर्गीय पुत्री सरोज पर केंद्रित है। एक मार्मिक शोक गीत है, दिल को छू लेने वाला एक गीत है जहां पर वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। उनकी जो पुत्री है उनकी डेथ हो गई है। सो कविता का परिचय अगर मैं आपको बताऊं तो ये कविता सरोज स्मृति निराला जी द्वारा अपनी पुत्री सरोज की जो एकदम सडन डेथ हो गई थी उस पर लिखी गई है। शोक गीत है, दुख में लिखा गया गीत है। और इसके अलावा जिसमें पिता के जो दिल की गहराइयों से निकला हुआ दर्द है वो प्रकट हुआ है। और ये कविता केवल व्यक्तिगत शोक नहीं बल्कि एक संवेदनशील पिता की आत्मकथा है। ये पिता जो अपनी बेटी से प्यार करता है उसका दुख जाहिर कर रहा है इस गीत के द्वारा। सो पुत्री जो थी इनकी सरोज, उसकी आकस्मिक डेथ हो गई थी, असमय मृत्यु हो गई थी, तो दिल एकदम से टुकड़े टुकड़े हो गया। और कवि जो है अपनी असहायता, विवशता और कुछ ना कर पाने का दर्द दिखा रहा है कि वो कुछ करने के लायक नहीं रहा, उसकी बेटी चली गई है। तो सरोज के प्रति जो उसका प्यार था, स्नेह था, ममता है, वो इस कविता में आपको दिखेगी। और कविता में जीवन की नश्वरता, कितनी जल्दी हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, ये दिखाया गया है। और भाग्य, कभी कभी किस्मत बहुत कठोर होती है। सो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यानी कि दुख ही दुख जीवन में है। सरोज स्मृति केवल एक शोक गीत नहीं है भाई, एक पिता के टूटे हुए दिल की गाथा है। प्यार भी है, पीड़ा भी है, संघर्ष भी है, जीवन की गहरी सच्चाइयों के बारे में यहाँ पे निराला जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो निराला जी का जीवन बहुत ही ज्यादा भाई आर्थिक तंगी में बीता है, समाज में भी उनको बहुत उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, व्यक्तिगत कष्ट भी बहुत थे। तो भाई जब पुत्री की मृत्यु हुई ना तो उनके जीवन के संघर्ष और गहरे हो गए। जब बेटी की डेथ होती है ना तो सब कुछ खराब हो जाता है। वे अपनी पुत्री को बचा नहीं सके और ये व्यवस्था उनकी आत्मा को सालती है। तो ये कविता एक पिता की एक पुकार है कि भाई ये नियति ने क्या किया, ये किस्मत ने क्या किया, बहुत गलत किया। सो ये हमें जीवन की अनिश्चितता का बोध कराती है। जीवन भाई निश्चित नहीं है। पिता पुत्री का जो पवित्र रिश्ता है वो दिखाती है। संवेदना, करुणा, मानवीय मूल्य इस कविता के अंदर है। तो बहुत सैड कविता है, देखते हैं क्या है। देखा विवाह आमूल नवल, तो देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो ये लाइनें बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। कवि निराला और उनकी बेटी सरोज के बारे में ये क्या बताती है लाइनें कि जब मैंने तुम्हारा विवाह देखा, ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो कहते हैं, तो अपनी बेटी से कहते हैं कि तो तुम पूरे सजी हुई थी, है ना, तुम्हारे ऊपर कलश का शुभ जल भी छिड़का जा रहा था क्योंकि भाई तुम दुल्हन हो तो जल छिड़का जाएगा। तो उस समय तुम मुझे हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी। ठीक है, तो पिता अपनी बेटी को देखता है तो वो बेटी जब शादी के जोड़े में है तो वो एक मुस्कान देती है। ऐसा लग रहा था तुम्हारे होठों पर मुस्कान बिजली की तरह चमक कर रुक गई हो। तो कवि को अपनी बेटी की शादी का दृश्य याद आ रहा है। वो बहुत सुंदर सजी हुई मुस्कुराती हुई दिख रही थी, बहुत अच्छा वो दृश्य था जो उनको याद आ रहा है। तो कवि की दृष्टि में बेटी में पत्नी की झलक, उनको अपनी बेटी में अपनी पत्नी की झलक देखने को मिलती है। कहती है कि भाई, वो कहते हैं तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, तो बेटी के हृदय में अपने पति के प्रति प्यार है। भाई बेटी अपने पति को सम्मान के साथ देखती है। और ये बात तुम्हारे श्रृंगार से साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके श्रृंगार, उसका पहनावा, उसका सजना सवरना वो दिखाता है कि वो बहुत खुश थी। और तुम्हारी हल्की मुस्कान देखकर कवि को अपनी प्रिय, जो कवि की वाइफ है मनोहरा देवी यानी कि सरोज की मदर, उसकी याद आ गई।
और जो बेटी बहुत मासूम है, कोमल उसकी मुस्कान है, कहीं ना कहीं फेस मिलता है अपनी मदर के साथ इनका। फिर वो कहता है तुम्हारे श्रृंगार में कवि को अपनी पत्नी का सौंदर्य नजर आने लगा। तो बेटी जब सजी तो उसको लगा रूप, उसके भाव भंगिमा सब अपनी पत्नी जैसी लगने लगी, मनोहरा देवी जैसी। तो कवि को अपनी बेटी के सजने संवरने में, उसकी मुस्कान में अपनी पत्नी की झलक देखने को मिलती है। तो बेटी में कवि को अपनी पत्नी की छवि, प्यार और सौंदर्य ये सब फील हुआ। तो कवि को अपनी बेटी के सजने संवरने में, उसकी स्माइल में अपनी पत्नी की झलक दिख रही थी, और बेटी में उसे अपने प्यार, स्मृति और सौंदर्य की अनुभूति हुई। अपनी बेटी को देखकर कवि को बहुत खुशी हो रही थी जब वो ये सब नजारा देखता है। अब सरोज का सौंदर्य अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एक गहरी सांस धीरे धीरे हम फैलते हैं, जब लेते हैं धीरे धीरे जाती है, तो उसी का सौंदर्य, जो उसकी जो ब्यूटी है वो पूरे शरीर में फैल रही थी। जैसे एक गहरी सांस है ना, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, शरीर को भरती है। सरोज का सौंदर्य भी उसके शरीर में फैल रहा था। सरोज का सौंदर्य बहुत अच्छा दिख रहा था, और उसको एक लज्जा थी, शादी हो रही थी, उसकी आंखों में एक स्माइल, सॉरी आंखों में एक शाइन थी, मुंह पे एक स्माइल थी, है ना, एक शर्मीलापन था, तो वो और सुंदर लग रही थी। और ये चमक उसके होठों तक फैल रही थी, और उसके होठ बहुत सुंदर लग रहे थे। होठों पर एक कंपन थी, एक वाइब्रेशन थी, है ना। और ये सारा दृश्य उनको, कवि को याद आ रहा था। तो कवि को अपनी बेटी सरोज की सुंदरता, उसकी लज्जा और उसका कोमल भाव बहुत आकर्षक लग रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं कि ये सब चीजें कवि को याद क्यों आ रही हैं, उसके पास्ट की चीजें याद क्यों आ रही हैं। देखो, सरोज एक सुंदर मूर्ति के समान है। आप इसको देखोगे ना, ऐसा लगेगा कोई बहुत सुंदर मूर्ति है जो आपके सामने किसी ने रख दी हो। और सरोज को देखकर कवि को अपने जीवन का पहला वो वसंत गीत याद आ गया, जब उसने अपनी पत्नी के साथ वो गीत गाया था, मनोहरा देवी के साथ। ठीक है, ये गीत उसने जब गाया था तो वो याद आ गया उसे। तो सरोज को देखकर कवि को अपनी पत्नी की याद आने लगती है, और सरोज को देखकर कवि बहुत याद करता है अपनी पत्नी को। और भाव पुराने सुखद क्षणों की याद, जो पुराने क्षण थे, जो पुराना टाइम था, जो अच्छा टाइम था, वो याद आने लगता है। सरोज का रूप, उसका श्रृंगार, सब में अपनी पत्नी उसको नजर आने लगती है। तो सरोज के रूप और श्रृंगार में कवि को अपनी पत्नी मनोहरा देवी की सुंदरता दिखने लगती है। उसके साथ बिताए गए जो अच्छे पल थे वो दिखने लगते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया बेहा आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था, भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। अब ये लाइनें हैं, मैं आसान भाषा में आपको बताता हूं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो, तो कवि कहता है कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव को अच्छे से लिखा है। सुंदरता किसे कहते हैं, तो जो भाव वो अपनी कविताओं में लिखता है, जो रस बनकर बहता है, आज विवाह के दिन सरोज में वो रस देखने को मिल रहा है। यानी कि वो सुंदरता, जो एक कवि की सुंदरता कविता के अंदर है, वो उसको अपनी बेटी में दिख रही है। तो सरोज का श्रृंगार ऐसा लगता है जैसे वो एक श्रृंगार गीत हो अपने आप में, और जो वो अपनी पत्नी के साथ गाया करते थे। सो कविताओं में बहने वाला रस आज सरोज में दिख रहा था। सरोज का श्रृंगार बिल्कुल उनकी पत्नी जैसा था। तो कवि को यहाँ पर अपनी बेटी, ठीक है, तो कवि को अपनी बेटी सरोज में अपनी कविताओं का सौंदर्य नजर आता है, और कवि को एट द सेम टाइम अपनी पत्नी की भी याद आने लगती है। कवि के मन में सरोज का जो रूप है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये गीत कवि के मन में उत्साह भर देता था जब वो गाया करता था। तो पुराने प्रेम के गीत गाकर जो कवि है वो बहुत खुश हो जाता था। अब यहाँ पे जो नई दुल्हन है सरोज, उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता ऐसी लग रही है मानो रति, ठीक है, रति के समान, जो कामदेव की पत्नी है, जो माना जाता है कि सुंदरता की देवी है, वैसी सरोज लग रही थी। ऐसा लगता था कि कवि की स्वर्गीय पत्नी खुद आकर उसकी सुंदरता अपनी बेटी में दे रही हो। तो मानो पत्नी का देवीय छवि और सुंदरता सरोज में आ गई। तो कवि को अपनी बेटी सरोज में वो देवीय सुंदरता दिख रही थी, और अपनी स्वर्गीय पत्नी की झलक उनको उसमें दिख रही थी। सरोज का रूप उत्साह, आनंद और पुराने प्रेम गीतों से भर देता है। जब वो उस रूप को देखते हैं सरोज के, तो उनको वही पुराने गीत सुंदरता वाले याद आने लगते हैं। अब शादी हो चुकी थी। देखो, शादी बहुत अलग थी सरोज की। शादी में कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया था, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, कोई मंगल गीत नहीं गाया गया था, ठीक है, ना ही कोई रात भर गीत गाने की कोई परंपरा चलाई गई थी।
विवाह में कोई शोर शराबा, कोई चहल पहल वगैरह भी नहीं थी। ठीक है, तो एक सरल, शांत और सिंपल सी शादी हुई थी। हर तरफ बस एक खुशी थी। विवाह बहुत साधारण था, शांत वातावरण में हुआ था। कोई दिखावा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ खुशी ही खुशी थी। तो ये विवाह साधारण और शांत वातावरण में हुआ था। कोई दिखावा, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था, सिर्फ अंदर की खुशी थी। इसीलिए ये शादी बिल्कुल अलग थी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे नयस तेरे, हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे, दृग वह, ठीक है, दृग वर महामरण। अब ये लाइनें क्या है समझते हैं। देखो, तो कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शादी के समय मां नहीं थी उसकी, भाई क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी। तो जो शिक्षा एक माँ अपनी बेटी को देती है विदाई के समय, वो कवि ने दी थी। चाहे पढ़ाना हो, संस्कार हो, मूल्य हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, है ना, सारी चीजें वो कवि ने दी हैं। और बेटी को माँ की जगह खुद समझाना और तैयार करना पड़ा। ठीक है, माँ नहीं है तो कवि ने खुद वो काम किया है। तो कवि को अपनी पत्नी की कमी बहुत खलती है, तो बेटी को माँ की जगह खुद समझाना, तैयार करना पड़ता है, तो बहुत बुरा लगता है। कवि को शकुंतला की याद क्यों आती है? अब यहाँ पर एक प्रसंग याद आता है कि कालिदास के एक कैरेक्टर थी शकुंतला। तो उन्हें बेटी के जीवन में माँ की अनुपस्थिति गहराई से महसूस होती है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। दोनों स्थितियों में जो पिता तुल्य लोग हैं उन्होंने ही वो काम किया था। अब जैसे महाकवि कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम की जो नायिका है, उसमें इनकी माँ नहीं थी, तो महर्षि कण्व ने वो शिक्षा दी थी जो शादी के समय एक माँ देती है। और सरोज की स्थिति कुछ ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर भी विवाह के समय जो शिक्षा दी जानी है वो इनके पिता निराला जी ने दी है। तो फर्क यह है कि शकुंतला की मां ने उसे छोड़ दिया, जबकि सरोज की मां का देहांत हो गया था। तो कवि को बेटी के जीवन में मां की अनुपस्थिति, जो एब्सेंस है, वो खलती है बहुत ज्यादा। सो ये सब चीजें हैं। सरोज को मिला ढेर सारा प्यार। देखो, कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज अपने नाना नानी के घर गई। वहां नाना नानी, मामा मामी, सबका प्यार मिला। मामा मामी का प्यार ऐसा था जैसे बादल पृथ्वी पर बारिश करते हैं। तो सरोज को अपने ननियाल से बहुत प्यार मिलता था, माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। तो सरोज को माँ की कमी महसूस ना हो, इसके लिए उसके नाना नानी, मामा मामी उसको बहुत प्यार और दुलार से रखते थे। सरोज और उसका ननिहाल। तो ननिहाल का मतलब है जहां उसे प्यार मिला। ठीक है, ननिहाल में सभी लोग सरोज के सुख दुख का ख्याल रखते थे, उसको बहुत उसका ध्यान रखा करते थे वहां पे। और कवि कहते हैं कि भाई देखो, सरोज जिस लता की कली थी उस लता का पोषण भी ननिहाल में ही हुआ। यानी कि जहां उसकी माँ पली बड़ी, वहीं सरोज ने भी अपना जीवन काटा। और ननिहाल में ही वो बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, शिक्षा वहीं मिली, संस्कार सारा अपने ननिहाल से ही उसको मिला। और ननिहाल में ही उसकी डेथ हुई। तो जीवन की अंतिम घड़ी में भी सरोज जो है वो अपने ननिहाल में ही, तो अंतिम घड़ी में भी जो उसने अपनी आंखें मूंदी वो अपने ननिहाल में ही मूंदी। तो सरोज का पूरा जीवन ननिहाल के प्यार, संरक्षण और ममता की छाया में बीता। और सरोज का अंत भी वहीं हुआ जो उसका ननिहाल था। तो आगे कवि कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो कवि कहते हैं कि मैं तो भाई भाग्यहीन हूं, मेरी किस्मत हमेशा से खराब रही है, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब तू भी मुझसे बिछड़ गई है, तो मेरे जीवन की तो कथा ही दुख है। तो कवि का जीवन हमेशा से ही दुखों से भरा हुआ रहा है। अपनी बेटी के लिए वैसा नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, इसका उन्हें अफसोस है। तो कवि की पीड़ा बहुत गहरी है। बेटी ही उसका सहारा थी, अब उसके बिना जीवन बहुत दुखद हो गया है। तो कवि की अंतिम श्रद्धांजलि अपनी बेटी के नाम है। कहते हैं, जो भी मैंने अच्छे कर्म करे हैं, ठीक है, वो सब श्रद्धांजलि मैं तुम्हें देता हूं। जैसे सर्दी में कमल का फूल मुरझा जाता है, वैसे ही सब खत्म हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं, पर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे सभी कर्मों का अच्छा फल तुम्हें मिले। ठीक है, हे पुत्री, वो कहते हैं कि प्यार से कहते हैं कि मैं अपने बीते जीवन के जो भी अच्छे काम के फल हैं वो तुझे श्रद्धांजलि के रूप में देता हूं। और मेरे सत्कर्मों की श्रद्धांजलि देता हूं। जीवन भर जो मैंने अच्छा किया है
तो यही मेरा समर्पण है, जो उनका कर्तव्य था, जो उनका निस्वार्थ प्रेम है एक पिता का, वो दिखता है इसमें। तो कवि अपनी बेटी के प्रति अपना अंतिम कर्तव्य निभाते हैं, उसकी श्रद्धांजलि देते हुए कि जो भी भाई मैंने अच्छा किया है, भगवान मेरे कर्मों का फल मेरी पुत्री को देना, इनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। जय हिंद, जय भारत।